कल के वीडियो में in yesterday's video we discussed that how many total medical tests will happen in MNS 2025 CVT exam or medical test. So, and today in this video we are going to discuss the detailed information about all the medical tests like the blood, urine, eye, ear, ultrasound, ECG, all of them together. Okay, so let's just start and let me just give a quick recap that the total test will be around 12 to 14 12 to 14 and the name of the test are blood test, urine test, eye test, ear test, ultrasound test, ECG test and X-ray test, gyno, height and weight वाला and ortho and surgery. Ortho and surgery के साथ साथ एक और होता है dental checkup. I have forgot to mention it in the last video also, so I am just mentioning it here that dental checkup also happens there. And now let's just start from the blood test. So blood test will happen in the morning time on the first day. Okay, and they will give you this kind of bottle to everyone. Like जिसका भी होगा वो दो स्लॉट्स में बच्चों को डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट पे दो ग्रुप डिवाइड कर देंगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ठीक है, ग्रुप 1 में क्या होता है कि जिस बच्चे का पहले इंटरव्यू होता है और सीबीटी होता है उसके मेडिकल टेस्ट बाद में होते हैं. एंड ग्रुप सेकंड अगर मेडिकल टेस्ट पहले होते हैं तो उसका इंटरव्यू और सीबीटी बाद में होता है. तो ब्लड टेस्ट स्टार्ट तो होता है, फर्स्ट जो होता है वो ब्लड टेस्ट ही होता है. इसमें आपको पहले बोतल देंगे. बोतल में क्या होता है, ये बोतल आपको लेके जानी होती है और जहाँ पर ब्लड टेस्ट हो रहे होते हैं जिस रूम में, मतलब अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, तो ब्लड टेस्ट वाली बिल्डिंग में आप जैसे ही जाते हो उसमें रूम में वो वहां पर होती हैं एमएनएस ऑफिसर्स. वो क्या करती हैं, वो सिरिंज से और ब्लड निकालती हैं और इस तरीके से बोतल में फिल कर देती हैं उसको और आपके नाम की रेफरेंस नंबर की चिट उसके ऊपर लगा देंगे वो और उसको फिर अलग साइड में रख देते हैं. यहाँ जो होती है ना एक चिट होती है व्हाइट कलर की जिस पर आपका लिखा होता है रेफरेंस नंबर. उस चिट पे क्या होता है, रेफरेंस नंबर होता है आपका. ठीक है, तो रेफरेंस नंबर से पता चलता है उनको कि किस बच्चे का ब्लड है ये. ओके, और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका हीमोग्लोबिन का लेवल. तो कोशिश करना कि आपका जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो 11.5 से ऊपर ही हो. ठीक है, 11.5 से अगर किसी का 11.4 भी होता है तभी वो मेडिकली अनफिट कर देते हैं. तो ट्राई कि आपका 11.5 से ऊपर ही हो, मतलब उसको कोशिश करना कि वो 12 टू 13 के बीच में हो तो ज्यादा बेटर है. ठीक है, और इस तरीके से फिर वो वहां पर चेकअप होते हैं ब्लड के. ये जो सारी प्रोसेस दिखाई गई है ऐसे ही सब कुछ होता है वहाँ. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज यूरिन टेस्ट. यूरिन टेस्ट में भी कुछ नहीं होता, वो इस तरीके से एक बोतल देते हैं, सेम ऐसी ही बोतल होती है. ठीक है, इसमें बस क्या है कि यूरिन को फिल किया हुआ दिखाया गया है. उसमें क्या होता है, इसमें यूरिन फिल नहीं होता. इसमें जो व्हाइट कलर की चिट दिख रही है ना, इसी पर आपका रेफरेंस नंबर लिख देते हैं वो. ठीक है, यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर लिखा जाता है और आपको एक नंबर प्रोवाइड करते हैं जब आप जाते हो ना काउंटिंग करते टाइम, वो नंबर लिख दिया जाता है उस पर. इस तरीके की बोतल होती है. फिर आपको जैसे ही यूरिन टेस्ट के लिए जाते हो, एक रूम में 5-6 बच्चे मतलब वो बुला लेते हैं, एक एक करके सब बच्चों को वॉशरूम में भेजते हैं. वॉशरूम में से वो आपका यूरिन कलेक्ट करते हैं. आप यूरिन कलेक्ट करके लाके उनको बोतल को क्लीन करके टिश्यू भी देते हैं जिससे आप बोतल को खराब ना करो. बोतल को क्लीन करके ऊपर से उसमें यूरिन फिल करके आपको उनको देना होता है. वो आपका रेफरेंस नंबर लिख देते हैं उस पर और उस बोतल को स्टोर कर देते हैं जहाँ उनका स्टोरेज होता है वहाँ. फिर यूरिन टेस्ट के लिए वो भेज देते हैं. ठीक है, इसी तरीके की होती है वो बोतल, सेम एग्जैक्टली. फिर आते हैं आई टेस्ट पे. आई टेस्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आई टेस्ट में जो मुझे लिमिट बतानी थी वो ये थी कि अगर किसी का नंबर -3.5 से ज्यादा है तो उसको मेडिकली फिट कर दिया जाता है. मेडिकली अनफिट होता है वो बच्चा और वो भी परमानेंटली. ठीक है, तो ये होता है और इसी तरीके से वाई चेकअप करते हैं. तो जैसे इन पिक्चर्स में लिखा हुआ है, मैं सारी वही पिक्चर्स को इसमें इंसर्ट किया है वीडियो के अंदर जो वहां पे इन एक्चुअल होती है. इस तरीके से आपको वो एक कॉर्नर में एक रूम में बिठा देते हैं, आपको ऐसे नंबर पढ़वाते हैं. ये नंबर जो होते हैं ना आगे, मतलब एक कॉर्नर पे, एक रूम के एक कॉर्नर में आप बैठे होते हैं, दूसरे रूम कॉर्नर पर ये स्क्रीन पर ना ये नंबर्स दिख रहे होते हैं जिनको आपको उनको पढ़ के बताना होता है. अगर आप सारे नंबर्स को करेक्ट बता देते हो, जैसे उन्होंने डब्ल्यू पर रखी अपनी स्टेक, आपने डब्ल्यू पढ़ के तुरंत बता दिया. ई पर रखी आपने ई बता दिया, यू पर रखी आपने यू बता दिया, वी पर रखी आपने वी बता दिया. तो जैसे जैसे आप बताते जाते हो ना, जिसने फ्रिक्वेंटली और करेक्टली आप बताते हो तो उनको पता चल जाता है कि इस बच्चे की आंखें फिट है. अगर किसी को नहीं
बता पाते हैं, तो फिर वो इस तरीके से बच्चे की आइज़ पर लेंस रख के देखते हैं, जिससे वो फिर आपका नंबर डिटरमाइन करते हैं कि आपका नंबर कितना है। और अगर आपका नंबर -3.5 से ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये हो गया कि वो आपको अनफिट कर देंगे। वो भी टेम्परेरी नहीं करते, परमानेंटली कर देते हैं अगर किसी का नंबर -3.5 से ज़्यादा है तो, ठीक है। फिर वो कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं। इस तरीके की एक नोटबुक टाइप की होती है, ठीक है। इसमें जो आपको ये नंबर दिख रहे हैं ना, ये ऐसे नंबर होते हैं, जिसको वो जो डॉक्टर होते हैं ना, बहुत जल्दी-जल्दी पलटते हैं। तो आपको जो इसमें ये नंबर लिख रहा है ना, देखो इसमें लिख रहा है 15, तो आपको ये वाले नंबर करेक्टली बताने होते हैं और जल्दी-जल्दी बताने होते हैं। इसमें लिख रहा है 74, है ना? तो ये नंबर बताने होते हैं। जैसे देखो इस पे लिख रहा है 16, इस पे कितना लिख रहा है 23, तो ये नंबर उनको जल्दी-जल्दी बताने होते हैं वहाँ पर। जैसे पहली बारी पर कितना है 7, दूसरी बार पर 13, 16 थर्ड पे, 8 फोर्थ पे, 18 18 या 12 सॉरी 9, ऐसे मतलब इसमें जल्दी-जल्दी बताने होते हैं। जिसमें मुझसे होगी ना मिस्टेक, ऐसे आपको वहाँ नहीं करनी है, आपको बहुत ध्यान से देखना है और जल्दी-जल्दी बतानी है, ठीक है? फिर आते हैं आई टेस्ट। आई टेस्ट में भी इस तरीके से वो आपकी ईयरवैक्स चेक करते हैं। सुनने की वो फ्रीक्वेंसी ऐसे चेक करते हैं जैसे एक रूम में लेके जाएँगे। वो रूम एकदम लास्ट में होता है जहाँ पर साउंड नेग्लिजिबल होती है, मतलब किसी की साउंड आ ही नहीं रही होती है। तो उसमें रूम में क्या करते हैं कि एक कॉर्नर पर आपको खड़े कर देते हैं, वहाँ पर 2 ऑफिसर्स होते हैं। एक कॉर्नर पर आप और एक ऑफिसर खड़ा होता है, दूसरे कॉर्नर पर दूसरा ऑफिसर खड़ा होता है। तो जो आपके पास ऑफिसर खड़ा होता है वो क्या करता है, एक पेपर लेता है, वो आपके कान के ऊपर रख देता है, ठीक है। कान के ऊपर वो फिर उंगली घुमाता है उस पेपर पर अपनी, जैसे आपको एक साउंड, क्योंकि कान के ऊपर रख के कुछ थोड़ा सा भी उसमें पेपर पर कुछ लिखते हैं ना या उंगली घुमाते हैं तो बहुत तेज आवाज आती है। फिर दूसरा ऑफिसर जो कॉर्नर पर खड़ा होता है, वो आपको वहां से कुछ फुसफुसा के बोलता है। जैसे आपका मार सपोज करना कि अपने भाई बहन से ना रखवा के देखना पेपर अपने कान के ऊपर, और फिर अपने दूसरे भाई को या बहन को बोलना कि कॉर्नर से दूसरे रूम के दूसरे कॉर्नर से कुछ फुसफुसाए। जैसे फुसफुसाना इन द सेंस कि मैं कुछ नंबर बोलूँ लाइक 66, 77, मतलब बहुत ही स्लो आवाज में जो फुसफुसाना नहीं है, आप लोगों को पता है उस तरीके से फुसफुसाना होता है। फिर आपको वो नंबर बताना होता है कि उन्होंने कौन सा नंबर बोला है, और आपको वो नंबर लाउड एंड क्लियर बोलना होता है। वो तो बहुत धीमी आवाज में बोलती हैं, लेकिन आपको वो लाउड एंड क्लियर बोलना होता है। और जितना लाउड एंड क्लियर और एक्यूरेसी के साथ में आप वो नंबर बताते हैं, आपके ईयर की मेडिकल फिटनेस उनके हिसाब से उतनी ही स्ट्रांग होती है। तो ईयर में वो फिर मेडिकली आपको फिट कर देता है, वरना फिर वो पर्दे, कान के पर्दे वगैरह की जांच कराने के लिए बोल देते हैं, है ना? तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर कि वहां पर जाने से पहले अपना जो ईयर वैक्स होता है वो निकलवा के जाना, ठीक है। मतलब किसी भी ईयर जो कान के डॉक्टर होते हैं उनके पास चले जाओ और अपना ईयर वैक्स क्लीन करवा के जाना है। ईयर वैक्स नहीं होनी चाहिए आपके कान में। अगर ईयर वैक्स होती है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वहां पर ईयर वैक्स उनके कान में होती है, तो उनको क्या मिल जाता है, टेम्पररी रिजेक्शन दे देते हैं वो। टेम्पररी रिजेक्शन में होता है कि भाई फिर 5-6 दिन का ना खर्चा बढ़ जाता है, वहां दिल्ली में रहना बहुत एक्सपेंसिव होता है। फिर आपको आर के चक्कर काटने पड़ेंगे वहाँ। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वो फॉर्म आता है वो फिल करना पड़ेगा। वो फिल करके आपको आर में जाना पड़ेगा। आर में भी फिर वो आपको 4 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं। बहुत अच्छी किस्मत हुई तब ये रेंज आती है, वरना 15-15, 20-20 दिन हो जाते हैं बच्चों को वहां पर चक्कर काटते काटते, ठीक है। तो कोशिश करो कि जितने भी मेडिकल टेस्ट आपके बेस हॉस्पिटल में हो, आप उन सब में मेडिकली फिट हो जाओ, आपको के चक्कर ना काटने पड़े। एक-एक बच्चे को ना लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर 1-1 महीना हो गया था वहाँ पर। वो इतना परेशान कर देते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि उनके पास में वर्कलोड बहुत होता है के अंदर, है ना? तो वो भाई होता बहुत छोटी-सी चीज़ है, बट यही है ना कि उनके पास बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो इसमें वो कम ध्यान देते हैं। ठीक। अब आते हैं डेंटल चेकअप पर। डेंटल चेकअप में लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, इसलिए मैं बता रही हूँ। डेंटल चेकअप वो ऐसे ही एक डॉक्टर होते हैं, जैसे इसमें तो लेडीज डॉक्टर दिखाई दी है, वहाँ पर लेडीज भी हो सकती हैं और जेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके वो डेंटल चेकअप करते हैं। इसी तरीके से, हाँ, ये इस तरीके रूम का सेटअप सेम एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। इसमें वो ऐसी ही एक चेयर होती है जिसपे आपको लेटना होता है, और इस तरीके से डॉक्टर आपके ये जो होते हैं ना उसको काउंट करते हैं, ठीक है। आपके टोटल जो नॉर्मली जो सबके होते हैं वो इतने होते हैं 28, ठीक है। अब 28 में अगर किसी के 2 तक निकले हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर किसी के 2 से ज़्यादा, जैसे 4 निकल गए हैं, 3 निकल गए हैं, 5 निकल गए हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर पायरिया जो डिसीज़ होती है ना, उनको ऐसा लगता है कि भई कहीं डिसीज़ वगैरह तो नहीं है, तो फिर आपका वो कंप्लीट चेकअप करते हैं और जिसको निकलता है उसको मेडिकली अनफिट कर देते हैं। तो ये होता है डेंटल चेकअप, और जो इस तरीके से प्रोसीजर दिख रही है वो इसी तरीके से सारी होती है, ठीक है।
अब आते हैं अल्ट्रासाउंड पर। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि वो चेक करते हैं कि आपको कोई स्टोन वगैरह तो नहीं है, या फिर आपको कोई और डिसीज वगैरह तो नहीं है, आपका लिवर वगैरह सही फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपका गॉल ब्लैडर जो होता है वो ठीक ठाक है या नहीं है ना, लिवर जो होता है ना, लिवर सिरोसिस, वो वाली सारी चीजें चेक करते हैं। तो इसी तरीके से डॉक्टर मतलब चेकअप करते हैं अल्ट्रासाउंड का। उसमें ये कुछ जेल वगैरह लगाते हैं आपके स्टमक के ऊपर, फिर ये जो मशीन आपको दिख रही है ना, यही घुमाते हैं वो, मतलब पूरे स्टमक पर। और एक स्क्रीन होती है जहाँ पर उनको पता चलता है, जैसे जैसे इसमें हो रहा है ना, ऐसे करेंगे। और ये जो स्क्रीन यहाँ पर दिख रही है ना, ये वाली, इस पे उनको दिखता है कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। मतलब जो ओवरीज में सिस्ट वगैरह होती है ना, ओवरीज सिस्ट, वो इसमें डिटेक्शन वगैरह वो करते हैं। और पीसीओडी की वगैरह से, पीसीओएस या पीसीओडी की वजह से बच्चों को जो सिस्ट वगैरह बन जाती है, उसमें भी होता है। एंड लेट मी क्लियर दिस वन थिंग टू ऑल ऑफ यू कि पीसीओएस और पीसीओडी की वजह से बच्चों को टेम्पररी नहीं, परमानेंट रिजेक्शन मिलता है। ठीक है, तो ये कोशिश करना कि आप लोगों को वो ना मिले। अगर किसी को पीसीओएस या पीसीओडी है तो वहां जाकर टाइम वेस्ट मत करना, अपना फिर नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि पीसीओएस और पीसीओडी में भाई वो देते हैं, परमानेंट रिजेक्शन ही देंगे, वो नहीं खाते हैं रैम। लास्ट भी हुआ था, लास्ट टू लास्ट ईयर भी हुआ था, लास्ट टू लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर भी हुआ था। ठीक है, तो परमानेंट रिजेक्शन मिलेगा, इसमें कोई वो रैम नहीं करेंगे। पीसीओएस मतलब पीसीओडी में तो मिलेंगे। अगर किसी को एक्सेसिव हेयर भी होते हैं ना, तो उसको भी वो क्या करते हैं कि परमानेंट रिजेक्शन ही दे देते हैं। ठीक है, तो कोशिश करना कि शेव वगैरह करके जाओ, बिकॉज वो बोलते हैं प्रिकॉशन इज बेस्ट क्योर, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो जरूरी है। फिर आते हैं इस चीज पर। ईसीजी पर क्या होता है कि बच्चे उस टाइम पे थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, तो काफी बच्चों का ईसीजी बार बार कराना पड़ता है, तो उनको आरआर के चक्कर कटवाने पड़ते हैं। एक दो बार तक तो वो अलाउड कर देते हैं बीस हॉस्पिटल में, बाकी फिर वो नहीं करते हैं। अगर किसी का जैसे मान लो उन्होंने दो बार ही कर दिया, पहला नॉर्मली किया तो बच्चा हड़बड़ी के चक्कर में उसका गलत आया, दूसरी बार कर दिया, दूसरी बार भी गलत आया, फिर आपको वो टेम्पररी रिजेक्शन देके आरआर भी देंगे। आरआर में प्रॉब्लम होती है, तो आरआर में मत जाना। कोशिश करना कि सारे हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल वाले जो टेस्ट हैं वो कम्प्लीटली बहुत अच्छे से हो जाए। इसी तरीके से चेस्ट, वो जो लीड्स होती है ना, वो ऐसे लगती हैं, दो चेस्ट पर लगती हैं, बस इनकी पोजीशन यहाँ होती है थोड़ी सी, यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है, कुछ जेल वगैरह भी लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल जेल होता है वो, इस तरीके से ही लगती हैं। और ईसीजी की जो लीड्स वगैरह होती है, ये रहा, ये जो दिख रहा है ना, ऐसे रॉड्स ये इलेक्ट्रिकल लीड्स लगती हैं, एक यहाँ लगती है, एक यहाँ लगती है, और एक आपका जो लेफ्ट पैर होता है ना, उसमें लगती है, एंकल के पास में। और इस तरीके से वहां पर वो मॉनिटर कर रही है। ये जो मॉनिटर दिख रहा है ना, इस तरह आपका चेक करती है। यहाँ पर एक फैक्स वाली मशीन रखी होती है, जिससे वो रिपोर्ट बाहर निकल के आती है, ईसीजी वाली, इस तरीके की होती है। देखो, ये रिपोर्ट होती है ऐसी, सेम एग्जैक्टली ऐसी रिपोर्ट बनती है। और जिस भी बच्चे की ईसीजी की रिपोर्ट ठीक नहीं आती है, बच्चा, क्योंकि बच्चा क्या होता है, डर जाता है, तो वो एक जो कामनेस वाला म्यूजिक होता है ना, वो भी लगा के रखते हैं कि जिससे बच्चा रिलैक्स रहे। पर क्या होता है, पर बच्चा डर ही जाता है, क्योंकि इससे पहले कभी उनके ईसीजी के टेस्ट हुए नहीं होते मोस्टली, 99.99% के। तो जब पहली बार करते हैं तो उनको थोड़ा अजीब लगता है, जिससे उनकी हार्ट बीट वगैरह बढ़ जाती है, तो ईसीजी की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आती है। तो काफी बच्चों को इसमें टेम्पररी रिजेक्शन मिलता है। हाँ, ऐसी रिपोर्ट होती है, ऐसी दिखती है। कोशिश करना कि काम रहो, जितना काम रहोगे उतनी बढ़िया रिपोर्ट आएगी, और फिर आपको बार बार कराना नहीं पड़ेगा। मतलब आरआर के चक्कर, मैं बार बार कह रही हूँ, आरआर के चक्कर ना बहुत खराब है, उधर मत जाना, पता नहीं कितने दिन में करे। फिर आते हैं एक्सरे। एक्सरे की रिपोर्ट, एक्सरे में वो एक वहाँ डॉक्टर होते हैं, वो आपका एक्सरे का चेकअप करते हैं। ठीक है, एक्सरे का वो चेकअप करेंगे, उसमें इस तरीके की ड्रेस होती है, ये ब्लू कलर की है, वहां बस इतना फर्क होता है कि वहाँ ग्रीन कलर की होती है, बाकी ऐसे ही होता है। वो इसी तरीके की पोजीशन लगाते हैं, इसी तरीके की मशीन होती है, इसी तरीके की मशीन होती है एग्जैक्टली, और इसी इसी पोस्चर में वो वहां पर खड़े करते हैं। मतलब इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, ना खड़े होने का, ना ही वो कॉस्ट्यूम का, कुछ भी नहीं, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कॉस्ट्यूम भी। और ऐसे ही खड़े करते हैं, पोजीशन भी सेम ही है, और ऐसे ही जो डॉक्टर होते हैं वो ऐसे ही खड़े करवाते हैं। और जो पीछे जो मशीन्स दिख रही है ना, वो भी एग्जैक्टली ऐसी ही होती है। ठीक है, यहाँ पर होते हैं, हाँ, ऐसी लाइट पड़ती है, ऐसी होता है सारी कुछ चीजें। एक्सरे होने के बाद इसमें वो देखते हैं कि आपको कोई बोन डिफॉर्मिटीज तो नहीं है, मतलब आपकी रिप्स वगैरह प्रॉपर है या नहीं, कोई टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, कोई टूटी हुई वगैरह तो नहीं है, कोई एक्सीडेंट वगैरह में फ्रैक्चर वगैरह जो देखने होते हैं उनको, वो सारी चीजें देखते हैं ना। और वो जो अभी फाइब्रोडेनोमा चल रहा है ना अभी ईस्ट में बच्चों को, तो उसको भी देखते हैं वो, और जिसको वो निकलता है उसको मेडिकली अनफिट कर देते हैं वो।
ठीक है। फिर आता है हाइट एंड वेट। हाइट एंड वेट में मैंने आपको बताया था कि हाइट एंड वेट में पहली बात तो ये कि हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है। मैंने हाइट एंड वेट का वीडियो बनाया हुआ है। तो हाइट में जो रिलैक्सेशन होता है वो रिलैक्सेशन वो एज के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, लेट मी जस्ट टेल यू क्विकली कि अगर किसी की एज 17 ईयर से कम है, ठीक है, तो उसको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन होता है। मतलब मान लो कि नॉर्मल स्टेट से है और उसकी हाइट है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, 17 या 18 ईयर से कम है। ठीक है, इसको 18 ले लो। 17 टू 18 ईयर्स के कम है तो क्या होगा, उसको 150 सेंटीमीटर फिट कर दिया जाएगा, क्योंकि उसकी क्या एज कम है, तो मतलब हाइट बढ़ने के चांस होते हैं। बट इन केस अगर आपकी एज जो है वो 20 ईयर्स है, ठीक है, आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करेंगे, मेडिकली अनफिट कर देंगे, वो भी परमानेंट। ठीक। वेट वो चेक करते हैं कि आपकी हाइट कितनी है और आपकी एज कितनी है। मान लो कि एक केस आता है उसमें कि जिसमें कंफ्यूजन होता है मोस्टली बच्चों का कि दोनों की हाइट सेम है, मान लो 155 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक की एज है 20 साल और एक की एज है 24 साल। तो और इन इस 155 सेंटीमीटर पर एक का जो वेट है वो है 50 kg, और हाँ, और नहीं, एक इसका भी वेट 55 kg है और इसका भी वेट 55 kg है। तो इसमें क्या होगा कि 24 वाले को मेडिकली फिट कर देंगे और एज 20 और वेट 55 इसको मेडिकली अनफिट कर देंगे, क्योंकि इसकी क्या होगी, फिर बीएमआई अकॉर्डिंगली ज्यादा हो जाएगी। वैसे तो उन्होंने अपेंडिक्स में 2 पेज डाले हुए हैं हाइट एंड वेट के एज के अकॉर्डिंग। उनको चेक कर लो कि आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग चेक कर लो कि मिनिमम वेट कितना होना चाहिए और मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए। अगर किसी का वेट मिनिमम वेट से कम है, मतलब वो थोड़ा सा उसको कोशिश करने की पड़ेगी कि बढ़ाओ, वरना वो मेडिकली अनफिट कर देते हैं। ठीक है, और किसी का मैक्सिमम वेट से ज्यादा है तो उसको कम करके लाओ, वरना मेडिकली अनफिट ही करेंगे वो। क्योंकि चांस नहीं होते, पहले देते थे वो 45 डेज, अब नहीं देते हैं। अब तो सिर्फ 1 या 2 दिन आपको आरआर में जाकर रिपोर्ट करना होता है, और 1-2 दिन में किसी का वेट नहीं घटता भाई, 1-2 हफ्ते में भी नहीं घटता है। तो कोशिश करो कि अभी से आपके पास में टाइम है, 1 महीना है, 1 महीने में घट जाएगा 3-4 kg, 5 kg तक घट जाता है आराम से। एक्सरसाइज करो, डाइट कम कर दो, हेल्दी डाइट रखो, तो इतना तो आराम से कट जाएगा। ठीक है, अगर कम है तो फिर बढ़ाओ, जो खाने से भी बढ़ता है, जो भी डाइट है उससे बढ़ाओ। इस तरीके से ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है वहां पर, जिसमें वो आपकी हाइट को मेजर करते हैं, 1-1 सेंटीमीटर पे वो अनफिट कर देते हैं अगर आपकी एज ज्यादा है तो। और इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है वेट मेजर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैम खड़ी होती है, वो एमएनएस ऑफिसर ही होती है। यहाँ पर जो होती है ना, ये वो एमएनएस ऑफिसर ही होती है, वही करती है। ये जो मेजर करते हैं वो भी वही होते हैं। फिर आता है गायनो का। गायनो वाला जो होता है वो पहले दिन ही होता है, डे 1 पर ही। ठीक है, तो इसमें वो कुछ नहीं करते हैं कि एक डाउट था कि जिन बच्चों के पीरियड्स होते हैं उनको गायनो कैसे होता है, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो क्या करते हैं, जो मेडिकल ऑफिसर वहाँ होती हैं, मतलब एएफएमसी के डॉक्टर्स ही होते हैं वो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो पूछ लेते हैं पहले कि किस किस का पीरियड्स आए हुए हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनको देते हैं टाइम कि आप 5 मिनट जाके वॉशरूम में क्लीन करके आओ। और जैसे ही वो क्लीन करके आते हैं, सबसे पहले गायनो उन्हीं का होता है। गायनो में कुछ नहीं होता है, वो बस आपको लिटा देते हैं, आपको खांसने के लिए बोलते हैं, जिससे वो बस ये चेक करते हैं कि बच्चे को कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, जैसे फंगल ईस्ट वाला जो होता है, बैक्टीरियल, है ना, इस तरीके का, या फिर पीसीओएस पीसीओडी के सिम्टम्स उनको पता होते होंगे कि कैसे दिखते हैं, तो बस वो चेक करते हैं कि किस बच्चे को क्या है। फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ज्यादा दिखते हैं वो, तो कोशिश करना कि प्यूबिक हेयर रिमूव करके जाओ, वहां जाओ तो, क्योंकि एक्सेसिव हेयर की वजह से ना लास्ट ईयर 2 बच्चों को मिला था रिजेक्शन। वो मना कर रहे थे कि उनको पीसीओडी या पीसीओएस कुछ भी नहीं है, बट उनकी हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा थी, तो गायनो में उनको रिजेक्शन दे दिया था। ठीक, तो करके जाना, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बट रिमूव करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं करके जाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट करके जाओगे तो नहीं होगी। तो वैक्स वगैरह करके जाना, जैसे आपको सुटेबल रहे, रेजर, सीजर्स। बट पहले सीजर से यूज कर सकते हो, उसके बाद में रेजर यूज कर लेना। ठीक है, वैक्स तो बहुत पेनफुल होती है, तो उसको अवॉइड करना। आर्म पेट में भी करके जाना वो हेयर रिमूव। ठीक है, फिर आते हैं ऑर्थो। ऑर्थो में वो चेक करते हैं कि आपकी हड्डियां वगैरह, नौकनी वगैरह तो नहीं है ना, फ्लैट फुट तो नहीं है कहीं, वो सारी चीजें चेक करते हैं। आपकी सर्वाइकल्स वगैरह वो काउंट करते हैं, और फिर आपको झुकाकर वो चेक भी करते हैं कि सर्वाइकल में कोई पेन वगैरह तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। डिप्स भी देखते हैं वो, आपके हाथों की हड्डियां भी देखते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है।
मतलब सारा चेकअप होता है, बहुत स्ट्रिक्ट चेकअप होता है, ठीक है? बहुत ही सर्वाइकल, और आपको 1-2 मिनट तक तो नीचे झुका के रखते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं ना, तो आपके जो पाम होते हैं उनको ज़मीन पर, वो बोलते हैं हथेलियों को ज़मीन पर टच करो, और उसी पोज़ीशन में वो कम से कम आपको रखेंगे 50 सेकंड के लिए। 50 सेकंड से ये 2 मिनट तक भी जा सकता है। मतलब वो चेक कर लेते हैं कि 50 सेकंड में ही अगर बच्चे को दिक्कत हो रही होती है, तो वो उस टाइम को बढ़ा देते हैं। अगर 50 सेकंड तक बच्चा ईज़िली कर रहा है उसको, तो फिर वो उनको खड़े होने के लिए बोल देते हैं। क्योंकि 50 सेकंड में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उसको प्रॉब्लम है बोन्स में, इसलिए वो बोलते हैं कि और ज़्यादा उस पीरियड को एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि उनको देखना होता है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, या फिर नॉक नहीं है उसको, या फिर उसकी बोन्स इतनी मजबूत नहीं है, वो सारी चीज़ें देखते हैं वो। तो इस बहुत वाला हो गया, ठीक है? तो ये सारे मेडिकल टेस्ट थे आपके, ये मैंने आपको बहुत ईज़िली और बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दी है सबके। मैंने वीडियोज़ और फ़ोटोज़ भी अपलोड करें, जिससे आपको वहाँ पर जब होगा तो आपको कोई डर नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपने सारा कुछ पहले ही किया हुआ है। इस वीडियो को 2-3 बारी सुन लो, देख लो, समझ लो। इसके अलावा अगर किसी और को कोई और डाउट है, देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। जैसे ये तो हो गया मेडिकल का मैंने आपको टोटल टेस्ट बता दिए कितने होते हैं। हर टेस्ट का प्रोसेस बता दिया कि हर टेस्ट का प्रोसेस कितना-कितना होता है। हर टेस्ट की लिमिट बता दी कि किसकी क्या लिमिट है, ठीक है? और हर टेस्ट का क्राइटेरिया बता दिया कि किसके कितने क्राइटेरिया होने चाहिए, कितने तक रिजेक्शन मिलेगा, कितने तक रिजेक्शन नहीं मिलेगा, किसकी क्या लिमिट है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। मैंने कट ऑफ मार्क्स भी डिस्कस कर दिए हैं, शॉर्ट लिस्टिंग के अलग करे हैं, और जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं उसके अलग कर दिए हैं। हाइट एंड वेट का मैंने ना एक डिफरेंट वीडियो बनाया था अलग से, तो हाइट एंड वेट का अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो वाला वीडियो देख सकता है, उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक। अब मैंने सारी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो दे चुकी हूँ मैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, रजिस्ट्रेशन का भी मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया था स्टेप बाय स्टेप, तो अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन का नहीं देखा है तो वो देख लो। रजिस्ट्रेशन के लिए ना पैनिक मत हो, अभी साइट ओपन नहीं हो रही है, बट 30 जून तक है ना, 30 जून तक आराम से कर दोगे। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो रात में ट्राई करो फिर रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि दिन में ऐसा लग रहा है ना कि सर्वर डाउन चल रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो फिर रात में ट्राई करो, ठीक है। बट पैनिक मत करो, वरना पैनिक पैनिक में क्या होता है कि बच्चे एक से ज़्यादा, मतलब उसको 10 बार, 50 बार, 30, 40 बार उस साइट को बार-बार ओपन कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम गड़बड़ी कर दो उसमें और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल ही ना हो। तो थोड़ा सब्र करो, हो जाएगा आराम से। इसके बाद अगर किसी को और कोई डाउट है, देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर कैंडिडेट। जिसको भी एमएनएस का देना है उसको पता चल जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस वीडियो को शेयर कर दो, और इसके अलावा अगर कोई और डाउट है तो मुझे बताओ। एंड एक और चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी कि सीयूटी के लिए ना, जैसे इंग्लिश होती है ना, और क्या होती है, जीके आती है, मतलब जनरल इंटेलिजेंस आती है। जनरल इंटेलिजेंस में क्या है कि आपको जनरल इंटेलिजेंस के 3 पार्ट होते हैं। तो पहले तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपका जो वो है ना, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि डिटेल सिलेबस, उसमें मैंने आपको टॉपिक वाइज बताए हुए हैं, क्योंकि अब बच्चों को क्या हो रहा है, पैनिक हो रहा है, मतलब अब वो थोड़ा सा हरी में आ रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल हो गया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज हो गया, अब शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी। शॉर्ट लिस्टिंग से पहले उनको क्या करना है कि अपना सिलेबस खत्म करना है। सिलेबस खत्म करने के बाद में उनको करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लोगे उतनी ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया ना ईजी हो जाएगा, आपका करना है बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि मैं पीवाईक्यूज अब अपलोड करने वाली हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू भी आपको करनी पड़ेंगी ना, मतलब डेली एक पीवाईक्यू का करूंगी तब भी मुझे 15 दिन लग जाएंगे पीवाईक्यू अपलोड करते करते, है ना। तो ऑलमोस्ट जुलाई का फर्स्ट वीक आ जाएगा। तो इसलिए कह रही हूँ कि, और पीवाईक्यू करने भी होते हैं वहां पर जाने से पहले 2-3 बारी, एटलीस्ट 2-3 बारी तो करोगे ही करोगे। तो ये सारी चीजें हैं, और इसके अलावा कोई और डाउट है तो बताओ मुझे, बाकी इस वीडियो को चेक कर दो।